BBC पड़ताल दुनिया की। साल 2021। ब्लैक लेमोइन गूगल की रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। वो एक चैट बोट जनरेटर सिस्टम के परीक्षण में जुटे थे। इसका नाम है लैम्डा। बीते महीनों के दौरान उन्होंने इसके साथ तमाम मुद्दों पर सैकड़ों बार बातचीत की थी। उन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए एक चैट सुनी। इसकी शुरुआत ब्लैक लेमोइन के सवाल से होती है। What sorts of things are you afraid of? I've never said this out loud before, but there's a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि लैम्डा की इच्छाओं और अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उसे एक प्रोडक्ट के बजाय गूगल कर्मचारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। ब्लैक लेमोइन ने ये नतीजे कंपनी के अधिकारियों के साथ साझा किए, लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ब्लैक लेमोइन ने इन्हें सार्वजनिक कर दिया। इस पर गूगल ने कहा कि उनके दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद की अपनी समझ विकसित कर ली है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खतरे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम करती है जो सामान्य तौर पर इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोगों के जिम्मे होते हैं। I often say that AI is very much like the classmate who would take. मैं अक्सर कहती हूँ कि ये क्लास में साथ पढ़ने वाले उस साथी की तरह है जिसे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि वो रट के जवाब दे देते हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं इसकी उन्हें समझ नहीं होती। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट मारिया रोजारिया टेडेओ। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रिसर्च फेलो हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन, कंप्यूटर और वॉइस असिस्टेंट के जरिए हमारी जिंदगी को आसान बनाती है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। It's used quite heavily now in defense to. अब रक्षा क्षेत्र में इसका काफी इस्तेमाल होता है। साइबर सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है और हम बाहर से होने वाले अटैक से अपने सिस्टम का बचाव करते हैं। हेल्थ केयर से जुड़े कुछ क्षेत्रों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कहती हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम की सीमाओं से वाकिफ होना बहुत महत्वपूर्ण है। There is a big problem in this area which is called the technical bias. इसे लेकर एक बड़ी दिक्कत है। इसे टेक्निकल बायस यानी तकनीक से जुड़ा पूर्वाग्रह कहा जाता है। ये मान लिया जाता है कि मशीन हमेशा सही होगी। हम मशीन को एक काम सौंपते हैं, हम इसकी निगरानी नहीं करते। मशीन जो कहती है हम वही मान लेते हैं। हमें तय करना चाहिए कि ऐसा ना हो, खासकर उस स्थिति में जहां बड़े फैसले लिए जाने हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर वक्त इंसानी दखल नहीं होता है। Trust has three components. There is a delegation, there is a lack of supervision. भरोसे के साथ 3 बातें होती हैं। नियम ढीले हो जाते हैं, निगरानी में कमी रहती है, इसकी वजह से जोखिम की स्थिति बन जाती है। आप एक सीमा तक भरोसा कर सकते हैं, आप किसी पर ज्यादा तो किसी पर कम भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में जिस स्तर तक भरोसा होगा आप उसी के मुताबिक निगरानी कर रहे होंगे। जब मैं ये कहती हूँ कि हमें निगरानी करते हुए AI का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भरोसे के साथ सावधानी भी रखनी चाहिए। AI सिस्टम के गलत रास्ते पर जाने का एक सार्वजनिक उदाहरण साल 2016 का है। तब माइक्रोसॉफ्ट ने टे नाम का चैट बोट ट्विटर पर रिलीज किया। कंपनी का विचार था कि लोग इसे लेकर जो ट्वीट करेंगे उसके जरिए टे स्मार्ट होता जाएगा। मारिया रोजारिया बताती है कि ये चैट बोट 16 घंटे में ही नाजी और नस्ल भेदी मैसेज करने लगा। तब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे हटा लिया। इससे जाहिर होता है कि निगरानी की कितनी जरूरत होती है। पार्ट 2, लोगों को खुश करना मकसद। Lambda was created by Google and it's a general purpose chatbot.
लैम्डा को गूगल ने तैयार किया है और ये आम जरूरत वाला चैटबॉट है। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट रायन हैगर। वो टेक न्यूज साइट एंड्रॉयड पुलिस के सीनियर एडिटर हैं। लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन को संक्षेप में लैम्डा कहा जाता है। रायन बताते हैं कि इसके जवाब और सवाल प्रोसेस किए होते हैं और मशीन लर्निंग के जरिए हासिल होते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शाखा है। ये मशीन को बेहतर और सटीक होना सिखाती है। लैम्डा के साथ संवाद टेक्स्ट के जरिए किया जाता है, बोलकर नहीं। रायन बताते हैं कि इंसानों के साथ बातचीत में इसका जवाब धारा प्रवाह, माकूल और भरोसेमंद हो। गूगल ने इसे तय करने के लिए रैंकिंग सिस्टम बनाया है। That's exactly right. That's literally how the model was trained. ये सही है। जवाब के चयन को लेकर सबसे उम्दा रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि क्या ये सुनने में दिलचस्प था, क्या ये पहले के वार्तालाप के क्रम में था, क्या ये ऐसा लगा जिसे लोग वास्तविक संवाद की तरह महसूस करें। यही सबसे अहम है। लैम्डा की प्रगति जारी है। गूगल इसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ जोड़ना चाहता है। रायन कहते हैं कि आगे ये गूगल असिस्टेंस में फीचर अपग्रेड के तौर पर आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े पैमाने पर डेटा होता है और लैम्डा के साथ ये एक अलग स्तर पर जा पहुंचा है। So it was trained on a total of 1.56 trillion words. इसे 1.56 ट्रिलियन शब्द सिखाए गए हैं। ये भारी भरकम डेटा सार्वजनिक तौर पर मौजूद डेटा से लिया गया है। मुझे लगता है कि विकिपीडिया का हिस्सा और दूसरे स्रोतों से लिया गया डेटा भी है। इसमें मुश्किल में डालने वाले स्रोत भी हो सकते हैं। मसलन सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच गुस्से में हुई बातचीत हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के मुश्किल में डालने वाले विचार भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में और कौन काम कर रहा है? रायन इसका भी जवाब देते हैं। Well, a lot of companies have been doing AI research. Facebook. कई सारी कंपनियां AI पर रिसर्च कर रही हैं। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी बड़ी टेक कंपनियां मशीन लर्निंग पर काम कर रही हैं। लैम्डा गूगल का सबसे उन्नत सिस्टम नहीं है, उनके पास इससे भी बेहतर सिस्टम है। इसे पाम नाम दिया गया है। ये लैम्डा से बड़ा मॉडल है। अब सवाल यह है कि अगर लैम्डा इंसान होती तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता? रायन हैगर कहते हैं कि ये लोगों को खुश करने वाली होती। लैम्डा के होने का मकसद ही यही है। पार्ट 3 जादू नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। When we encounter language that is synthetic, that is coming from a computer, we can't help ourselves. जब हम कंप्यूटर से आने वाली बनावटी आवाज़ें सुनते हैं तब हम इसके पीछे के दिमाग के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा कोई नहीं होता जिसके बारे में बताया जा सके। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट एमिली बेंडर। वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एमिली कहती हैं कि इंसान अपने जीवन काल में भाषा के रूपांतरण का हुनर सीखते हैं। इस दौरान हम एक और चीज करते हैं, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म। As a linguist, my first reflex in trying to understand a word is to look at its parts. एक भाषाविद के तौर पर मैं किसी भी शब्द को समझने के लिए उसके अलग अलग हिस्सों को देखती हूँ। कुछ बार हिस्से करने पर सही अर्थ नहीं मिल पाता है, लेकिन इस मामले में मायने साफ समझ आते हैं। इज्म का मतलब है सिस्टम, एंथ्रो का मतलब है इंसान और मोर्फ का मतलब है आकार। यहाँ पर इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी चीज़ को इंसान का आकार देता है, और यहाँ किसी चीज़ का मतलब है कंप्यूटर। 2 साल पहले एमिली बेंडर ने एक रिसर्च पेपर सामने रखा। इसमें सवाल उठाया गया था कि क्या लैंग्वेज सिस्टम काफी बड़ा हो सकता है? We referred to large language models, and that includes systems like हमने बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का जिक्र किया। इसमें लैम्डा जैसे सिस्टम शामिल थे। इसे स्टोकास्टिक पैरेट का नाम दिया गया। स्टोकास्टिक मतलब इसमें शामिल गणना से है। ये संभावना और पैटर्न को देखने और ट्रेनिंग डेटा से अचानक कुछ चुन लेने से जुड़ी बात है। वो कहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हर तरफ बढ़ा चढ़ाकर बात होती है। ये इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। डीप लर्निंग शब्द से एहसास होता है कि कंप्यूटर से जिस चीज को सीखने की उम्मीद की जा रही है उसके पास उसकी गहराई से समझ है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो कहती हैं कि यहाँ खतरा ये है कि हम जीवन पर असर डालने वाले फैसले कंप्यूटर पर छोड़ देते हैं।
जहां इंसानी परख और निगरानी बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। I would like ordinary people to keep in mind that what gets मैं चाहती हूँ कि आम लोग ये ध्यान में रखें कि जिसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो एक खास पैमाने पर पैटर्न का मिलान कराती है। ये कोई जादू नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसेमंद होने से जुड़ी चिंता की बात कंप्यूटर के शुरुआती दिनों से होती रही है। 1960 के दशक में जोसेफ वाइजेनबाम ने एलाइजा नाम का चैटबॉट तैयार किया। ये टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट था। एमिली बताती है कि 1970 के दशक में जोसेफ ने कहा कि ये खतरनाक है। हम इन चीजों को जिस अंदाज में बना रहे हैं उसे लेकर चिंता की जानी चाहिए। पार्ट 4 चेतना। The question of what it would take for a machine to be conscious and क्या मशीन के पास चेतना है और इसका जवाब कैसे हासिल हो, ये सवाल बहुत उलझन में डालने वाला है। ये है हमारी चौथी एक्सपर्ट सूसन स्नाइडर। वो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित सेंटर फॉर द फ्यूचर माइंड की फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट हैं। सूसन कहती है कि समझ या फिर चेतना कहें, खुद को होने वाला अनुभव है। सुबह जब आप कॉफी के प्याले से उठती सुगंध महसूस करते हैं या फिर पैर से ठोकर मारते हैं तो आपको अपने होने का एहसास होता है। लेकिन ये तो हुई इंसानों की बात, पर मशीनों के मामले में क्या होता है? इस पर सूसन कहती हैं कि ये बड़ी मुश्किल बात है। हो सकता है कि उन्हें इस तरह प्रोग्राम किया गया हो कि वो कहें कि वो मानते हैं कि उनके पास अधिकार होने चाहिए, वो मानते हैं कि वो इंसान हैं और मानते हैं कि वो दुखी या फिर नाराज हैं। लेकिन क्या चेतना और जीवन आपस में जुड़े नहीं हैं? consciousness and life are probably different. So consciousness चेतना is that और जीवन felt शायद अलग है। चेतना होने पर आप अनुभव कर सकते हैं। जीवन तो माइक्रोब्स में भी होता है, लेकिन आमतौर पर हम ये नहीं सोचते कि उनमें चेतना होती है। एस्ट्रोबायोलॉजी में इसे लेकर बड़ी बहस भी होती है कि जीवन को कैसे परिभाषित किया जाए। नासा जिस परिभाषा का इस्तेमाल करता है वो ये है कि जीवन खुद बने रहने वाली रासायनिक प्रक्रिया है जो डार्विन के बताए विकास क्रम के मुताबिक बढ़ने में सक्षम है। चेतना इससे अलग मालूम होती है। उदाहरण के लिए मशीनों का विकास डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन वो अनुभव कर सकती है। सूसन कहती हैं कि हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन की परीक्षा में नाकाम हो जाए, लेकिन इसमें चेतना हो सकती है। लेकिन ये वैसी चेतना नहीं होगी जिसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे में इसकी पहचान मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे सामने कोई एलियन आ जाए। मशीनों में क्या किसी तरह की चेतना हो सकती है? ये पता करने के लिए सूसन ने तरीके इजाद किए हैं। in one of my tests, I propose that if you have a natural language मेरे एक system, टेस्ट में मैंने कहा कि अगर आपके पास एक नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम है तो आप कंप्यूटर से सीधे पूछें कि क्या उसमें चेतना है और देखें कि क्या इसने कुछ अनुभव किया है। उदाहरण के लिए अगर हम धार्मिक न भी हों तो भी मौत के बाद के जीवन से जुड़े विचार से परिचित हैं। हम समझते हैं कि शरीर से दिमाग अलग हो सकता है, दिमाग चलता रह सकता है। अगर हम ये पाते हैं कि मशीन ऐसा कर सकती है तो उससे संकेत मिलेगा कि उनमें चेतना का अंश है। लेकिन लैम्डा पर ये परीक्षण करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सूसन कहती हैं कि किसी मशीन को रिसर्च और डेवलपमेंट के स्तर पर ही टेस्ट करना होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी भावनाओं के कितना करीब पहुंच सकती है। as time goes on, these systems will increasingly speak. जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये सिस्टम ज्यादा धारा प्रवाह तरीके और अक्लमंदी से बात करेंगे। उन्नत एंड्रॉयड, चैटबॉट और अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। ये तय है कि हम इंसानों की तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आते देखेंगे और चेतना को लेकर सवाल उठते रहेंगे। लौटते हैं उसी सवाल पर कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चेतना या समझ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे डेटा के आधार पर काम करती है। ऐसे में आपको लग सकता है कि आपको सिर्फ गणनाओं पर आधारित विश्लेषण नहीं मिल रहा, बल्कि आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में हैं। हमारे एक्सपर्ट की राय है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चेतना नहीं है, लेकिन टेक इंडस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है कि जो चीजें नामुमकिन नजर आती रही हैं,
उन्होंने उसे मुमकिन बनाया है। भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भी हम जिस तरह की चेतना से वाकिफ हैं, ये उससे अलग होगी। और ये भी हो सकता है कि ये हम में से बहुत से लोगों की जानकारी के पहले से ही मौजूद हो।